चैप्टर है 7th क्लास की हिस्ट्री का। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन का चैप्टर है कि इन 1000 सालों में अलग अलग चीजों के में या फिर अलग अलग पैरामीटर्स में क्या क्या चेंजेस आए इन 1000 सालों में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैप्स की। तो मैप्स अर्लीस्ट टाइम्स में भी बनते थे, ठीक है। और अगर इस पीरियड की बात करी जाए 700 AD से लेकर 1700 AD के बीच में, तो इन पूरे टाइम में मैप्स बनते रहे। जहाँ के भी लोग थे वहाँ के मैप्स बनाते थे, जिससे कि पता चले कि कोई भी जगह का शेप क्या है, साइज क्या है, उस जगह से कौन सी नदियां जाती हैं, उस जगह के आसपास कौन से स्टेट्स हैं, ये तमाम चीजें मैप से पता चल जाती हैं। तो अर्लीस्ट मैप्स जो थे वो बेसिकली उस पर्टिकुलर जगह और उसके के आसपास की जगहों के बारे में होते थे। मैप्स में उतना ही दिखाया जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एक बड़े लेवल पे कि मतलब ये दुनिया के सेंस में कि दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया का शेप क्या है, साइज क्या है, अलग अलग देश, ये नहीं मालूम था लोगों को। तो जितना भी मालूम था वो तमाम चीजें वो मैप्स में बनाते थे। और ये मैप्स बनाने की जो नॉलेज है ये इंसानों की बढ़ती रही। तो इन 1000 सालों में भी जो मैप्स बनाने की जो टेक्निक थी, जो मैप्स थे, वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हुए। अब जैसे कि मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ जिसको अरब जियोग्राफर अल इदरिसी ने बनाया था 1100 AD में। आप इस मैप में देख सकते हो कि साउथ इंडिया वहां है जहां नॉर्थ इंडिया होना चाहिए था, और श्रीलंका इंडिया के ऊपर एक छोटा सा आइलैंड है। तो थोड़े बहुत डिस्क्रिपेंसीज थे इस मैप में, और उतनी ज्यादा डिटेलिंग और प्रेसिजन नहीं था उस टाइम के मैप्स में। वहीं दूसरी तरफ आपको मैं मैप दिखाता हूँ जिसको बनाया था फ्रेंच कार्टोग्राफर ने करीब 1700 AD में। फ्रेंच कार्टोग्राफर का क्या मतलब? फ्रेंच का मतलब कि वो फ्रांस के सिटीजन थे। एंड कार्टोग्राफर कहते हैं उस आदमी को जो कि मैप्स बनाता है। कार्टो यानी कि मैप, ग्राफर मतलब कि लिखने वाला। तो इन 1000 सालों में, हाँ, तो ये फ्रेंच कार्टोग्राफर का जो मैप है इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिटेलिंग है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है। चाहे वो कोस्टल एरियाज को दिखाने की बात हो, चाहे इनलैंड एरियाज को दिखाने की बात हो, चाहे आप नदियों का जो रास्ता है आप उसको गौर से देखिए। जैसे कि गंगा नदी का रास्ता है, आप देखिए कितने प्रिसीजन के साथ और कितनी एक्यूरेसी के साथ दिखाया गया है। तो इन 1000 सालों में जो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी थी, मतलब बेसिकली ग्राफ्स बनाने की जो कला थी या जो साइंस थी, वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई। और तमाम चीजें, दुनिया को देखने का जो नजरिया था इंसानों का कि दुनिया कैसी है, ये यूनिवर्स कैसा है, वो नजरिया भी बहुत बदला। जैसे कि अगर इस पीरियड की स्टार्टिंग की बात करी जाए तो उस टाइम पे लोगों का ये मानना था कि हमारी अर्थ स्टेशनरी है और बाकी जितने चांद, सूरज, तारे, सारे प्लैनेट्स वो अर्थ का चक्कर लगाते हैं। और इस पीरियड के खत्म होते होते तक लोगों की सोच बदल चुकी थी। लोगों को पता चल गया था कि नहीं, ये तमाम चांद, सूरज, सितारे, सोलर सिस्टम ये अर्थ का चक्कर नहीं लगाते हैं, अर्थ सन का चक्कर लगाता है। तो इन 1000 सालों में दुनिया को देखने का जो नजरिया था वो इतना ज्यादा बदल चुका था। अब बात करते हैं कि जो पास्ट के जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं हिस्टोरियंस को, इन 1000 सालों के में जो बनाए गए, लिखे गए, उस टाइम के जो डॉक्यूमेंट्स हिस्टोरियंस को मिलते हैं, तो उनको पढ़ने में, उनसे चीजें, इंफॉर्मेशन निकालने में बहुत केयरफुल रहना पड़ता है हिस्टोरियंस को। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो बोलचाल की भाषा है, जो हमारी लैंग्वेज है, ये टाइम के साथ बदलते रहती है। और अगर आप एक लंबा स्पैन ऑफ टाइम लो, जैसे कि मान लो सैकड़ों सालों का स्पैन है, 1000 सालों का स्पैन है, इस टाइम में लैंग्वेज काफी ज्यादा चेंज हो जाती है। अब लैंग्वेज चेंज कैसे हो जाती है उस पर बात करते हैं। तो न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज
कि नए और पुराने जो टर्म्स यूज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं कई बार लैंग्वेजेस में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जो मेडिवल पर्शियन थी, ठीक है, मेडिवल पर्शियन एक भाषा है, ठीक, पर्शियन भाषा है पर्शिया की, पर्शिया यानी कि ईरान। एंड मेडिवल मतलब ये टाइम करीब 1200 एडी से लेकर करीब 1700 एडी तक का इस टाइम का उसे मेडिवल टाइम कहते हैं। तो उस टाइम पे जो पर्शियन बोली जाती थी, उस लैंग्वेज के एक ऑथर थे मिन्हाज सिराज, उन्होंने पहली बार इस टर्म का यूज किया था हिंदुस्तान। और उन्होंने जब ये टर्म यूज किया था हिंदुस्तान, तो उन्होंने ये टर्म इस सेंस में यूज किया था कि हिंदुस्तान यानी कि वो जगह जो कि पंजाब, हरियाणा और जो गंगा यमुना के बीच का जो पूरा रीजन है, उसके लिए ये टर्म यूज किया था हिंदुस्तान। मतलब देखा जाए मोर और लेस तो मिन्हाज सिराज उस एरिया की बात कर रहे थे जो एरिया दिल्ली सुल्तान के अंडर था। और इस हिंदुस्तान की जब बात होती है तो इस हिंदुस्तान में साउथ इंडिया नहीं आता है, या जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे वो नहीं आते हैं। अब इसके बाद 16th सेंचुरी में जो मुगल बादशाह बाबर थे, उन्होंने भी इस टर्म का यूज किया था हिंदुस्तान का, लेकिन उन्होंने इस टर्म का यूज थोड़े अलग सेंस में किया था। वो जब कहते थे हिंदुस्तान, तो वो बेसिकली डिस्क्राइब कर रहे होते थे इंडिया की ज्योग्राफी, यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, यहाँ की जो पेड़ पौधे जंगल है, और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के रहने वाले लोगों का। इन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए मुगल बादशाह बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया था। और आज के टाइम में हिंदुस्तान, जैसे पहले के टाइम में हिंदुस्तान एक ज्योग्राफिकल टर्म था, एक ज्योग्राफिकल या तो फिर कल्चरल आइडेंटिटी का टर्म था, पर आज के टाइम में हिंदुस्तान एक नेशन स्टेट हो चुका है। ठीक, ये पूरा नेशन का नाम अब हिंदुस्तान है। अब हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी आते हैं, साउथ इंडिया भी आता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक ही टर्म अलग अलग मीनिंग रखता है अकॉर्डिंग टू द टाइम। अब इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे आज के टाइम में हम जब ये टर्म यूज करते हैं फॉरेनर, तो हमारा मतलब होता है फॉरेनर से कि वो आदमी जो कि किसी दूसरे देश का है, जो हमारे देश का नहीं है। लेकिन पहले के टाइम में, कुछ सैकड़ों साल पहले आप बात करो, तो उस टाइम पे जब ये वर्ड यूज होता था फॉरेनर यानी कि परदेशी। सिर्फ उस आदमी के लिए नहीं जो कि दूसरे देश का हो। मान लीजिए कि किसी गांव में लोग रह रहे हैं और उस गांव में कोई ऐसा आदमी आता है जो कि बाहर के किसी दूसरे गांव का है, तो उस आदमी को भी वो लोग परदेशी कहते थे, फॉरेनर, कि मतलब जो हमारे एरिया का नहीं है वो फॉरेनर। लेकिन आज के टाइम में फॉरेनर का मतलब जो हमारे देश का नहीं है। तो वही वर्ड है, लेकिन अलग अलग सेंस हो जा रहे हैं उसके टाइम के साथ, जिस तरीके से लैंग्वेज चलती है उस लिहाज से। तो इस वजह से जो पुराने डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं हिस्टोरियंस को, तो उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा टर्म का क्या सेंस था किस टाइम पे। अब अगला टॉपिक है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, कि हिस्टोरियंस को किन सोर्सेस से पता चलता है इन 1000 सालों के बारे में। तो हिस्टोरियंस के पास बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे वो जान सकते हैं कि इन 1000 सालों में क्या क्या हुआ। जैसे कि बहुत सारे कॉइन्स से पता चल सकता है बहुत सारी चीजों के बारे में। इंस्क्रिप्शंस बहुत सारे मिले हैं, जो आर्किटेक्चर है और जो टेक्स्ट रिकॉर्ड्स है।
इन तमाम चीजों से हिस्टोरियंस को पता चलता है कि इन 1000 सालों में क्या हुआ है। अब अगर इस पूरे पीरियड की बात करी जाए तो एक बहुत खास चीज थी इस पूरे पीरियड में कि जो टेक्स्ट रिकॉर्ड्स है ये बहुत ज्यादा मिले हिस्टोरियंस को। और उसका क्या रीजन था? उसका रीजन ये था कि उस टाइम पे पहली बात तो पेपर का इन्वेंशन हुआ और दूसरी बात पेपर बहुत ज्यादा वाइडली अवेलेबल हुआ और बहुत ज्यादा चीपर भी हो गया। तो अब पेपर कई जगहों पे मिल भी सकता है, ज्यादा जगहों में मिल सकता है और बहुत सस्ते में मिल सकता है। तो अब जब पेपर आया तो लोगों ने देखा कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है चीजों को स्टोर करने का, प्रिजर्व करने का। एक आप लिख सकते हो, एक ये अलग ही फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन था, एक अलग फॉर्म ऑफ वो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन था। तो अब लोगों ने पेपर का यूज करना शुरू किया अलग अलग तरीके से। जैसे कि पेपर में लोगों ने अपने होली टेक्स्ट लिखे, जो अपने धर्म की जो किताबें हैं, जो धर्म की चीजें हैं, जो जिनको पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा गया था, पेपर के आने के बाद उन मैन्युस्क्रिप्ट से पेपर पर लिखा गया। इसके अलावा पेपर यूज किया गया क्रॉनिकल्स ऑफ द रूलर्स के लिए। ठीक है, क्रॉनिकल्स का मतलब इवेंट्स को टाइम के हिसाब से अरेंज करना। ठीक, अब जैसे कोई रूलर बना तो कब बना, रूलर बनने के बाद उसने किस स्टेट पे अटैक किया, कौन सी वॉर करी, कौन सी वॉर कब करी और जीता, कौन सी वॉर कब करी और हारा, ये तमाम चीजें पेपर पे लिखी जाती है। इसके अलावा जो कि लेटर्स थे और टीचिंग्स थी बड़े बड़े साधु संतों की, उन तमाम चीजों को पेपर पे लिखा गया जिससे कि दूर दराज के लोग भी वो चीजें पढ़ सकें, जान सकें उन चीजों के बारे में। इसके अलावा इन 1000 सालों में जो सोसाइटी थी वो सोसाइटी और ज्यादा डेवलप हुई और ज्यादा कह लीजिए कॉम्प्लेक्स बनी। अब जैसे अर्ली मैन की बात करें, अर्ली मैन के टाइम में अदालतें नहीं होती थी, अर्ली मैन के टाइम में पुलिस स्टेशन नहीं होते थे। उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि किसी को कोई जमीन खरीदनी है तो किसी से परमिशन लेनी है, आपको जमीन के कागज होने चाहिए, जमीन के कागज नहीं होंगे तो पुलिस आ जाएगी आपको जमीन से निकाल, ऐसा कुछ नहीं था। आज के टाइम में सब कुछ करना पड़ता है। ठीक, तो इन तमाम चीजों का रिकॉर्ड होना जरूरी है। रिकॉर्ड होना जरूरी है तो रिकॉर्ड पेपर पे होगा। तो पेपर यूज किया गया जितने भी जुडिशियल रिकॉर्ड्स थे, जो कि अकाउंट्स थे, इन तमाम चीजों के लिए। अब जब इन 1000 सालों में सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हुई तो इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर और था कि अब जो किंगडम्स बने तो जो राजा थे वो राजा लोगों से टैक्स लिया करते थे, अलग अलग लोगों से अलग अलग टाइप से टैक्स लिया करते थे और लोगों को टैक्स जमा करने के बदले फिर उनको राज्य की जो सर्विसेज होती थी वो सर्विसेज मिला करती थी। तो पेपर का यूज किया गया टैक्सेस लिखने के लिए भी, क्योंकि इतने सारे लोग हैं किंगडम में, आपको हर किसी का हिसाब रखना है, किसने कितना दिया, किसको कितना अलॉट हुआ, ये तमाम चीजें उसका बहुत ज्यादा रिकॉर्ड होता है। तो ये तमाम चीजों में पेपर यूज हुआ। अब चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की, द वैल्यू ऑफ पेपर, पेपर की कीमत। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 13th सेंचुरी में अगर किसी स्कॉलर को किताब लिखनी थी, ठीक, लेकिन उसके पास पेपर नहीं था, तो उसने क्या किया, उसने एक मैन्युस्क्रिप्ट ली, उसको धुला, उस मैन्युस्क्रिप्ट को फिर सुखाया और उस पेपर का यूज करके उसने फिर जो भी लिखना था वो लिखा। क्यों? क्योंकि पेपर उस टाइम पे ज्यादा अवेलेबल नहीं था 13th सेंचुरी में। ठीक, हर जगह पे अगर कोई चाहे कि पेपर मिल जाए तो हर जगह पे पेपर नहीं मिलता था, और अगर मिलता भी था तो बहुत ज्यादा महंगा था तो आपके पास लिमिटेड पेपर है, आपको उतने ही पेपर में काम चलाना है। ये तो सिचुएशन थी 13th सेंचुरी की। और इसके कुछ टाइम बाद आज के टाइम में जैसे आप बात करें, आज के टाइम में अगर आप कुछ खाने पीने की चीज लेने जाए तो वो खाने पीने की चीज आपको पेपर में
रैप करके दी जाती है। तो पेपर की जो वैल्यू है, सोचिए 13वीं सेंचुरी में कितनी ज्यादा थी, आज के टाइम में पेपर की वैल्यू इतनी कम हो गई है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी चीज थी। अब आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ। अब जब कीमत की बात है तो आपको एल्यूमिनियम की कहानी सुनाता हूँ। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और ये ह्यूमन साइकोलॉजी को भी थोड़ा बहुत बयां करती है। सैकड़ों साल पहले की बात है। उस टाइम पे जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, मिनिस्टर्स थे, वो सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। अब उसके कुछ टाइम के बाद एल्यूमिनियम की डिस्कवरी हुई। जब एल्यूमिनियम लोगों ने देखा तो एल्यूमिनियम सोने चांदी का कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और ये सोने चांदी से ज्यादा हल्का नहीं था और इसकी शाइन अलग टाइप की थी। और उस टाइम पे एल्यूमिनियम बनाना बहुत ज्यादा महंगा प्रोसेस था, तो इस वजह से एल्यूमिनियम बनाया भी कम जाता था। अब एल्यूमिनियम बनाया भी कम जाता था और ये तमाम फैक्टर्स की वजह से एल्यूमिनियम की कीमत बहुत ज्यादा थी। हालात ये थे कि उस टाइम पे जो राजा महाराजा थे, मिनिस्टर्स थे, उन्होंने ये कह दिया था कि जो मेहमान होंगे और वो खुद वो एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाएंगे और सोने चांदी के बर्तन उन्होंने रखवा दिए थे नौकरों के लिए। अब उसके कुछ टाइम के बाद एक साइंटिस्ट ने एल्यूमिनियम बनाने का एक बहुत सस्ता तरीका निकाल लिया। अब वो तरीका सस्ता था, आसान था, इस वजह से बहुत ज्यादा एल्यूमिनियम बनाया जाने लगा। इतना ज्यादा एल्यूमिनियम कि अब सबके पास एल्यूमिनियम हो गया। अब जब सबके पास एल्यूमिनियम हो गया तो एल्यूमिनियम की कीमत ही खत्म हो गई, इतना सस्ता हो गया था एल्यूमिनियम। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी थी हिस्ट्री की, बस ये साइकोलॉजी दिखाने की कि कीमत का चक्कर क्या है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले टॉपिक। तो अब जब मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी करा जाने लगा पेपर्स पे, तो उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को तमाम लोगों ने कलेक्ट करना शुरू किया। किन लोगों ने कलेक्ट करना शुरू किया? जो वेल्दी लोग थे, ठीक, जो अमीर लोग थे, उन्होंने तमाम मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करना शुरू किया। जो रूलर्स थे, राजा महाराजा थे, जो मोनास्ट्रीज थी, जो टेम्पल्स थे, मोनास्ट्रीज कहते हैं बुद्धिस्ट लोगों के जो टेम्पल्स होते हैं, जो इनके प्रेयर हॉल्स होते हैं, वहां ही गैदरिंग में रहते हैं, उन्हें मोनास्ट्रीज कहते हैं। ठीक, तो जैसे गौतम बुद्ध की जितनी टीचिंग्स थी वो सब पन्नों पे लिखी गई। अब जब पन्नों पे लिखी गई, उनको कॉपी कर लिया गया, तो उन तमाम चीजों को फिर इकट्ठा किया गया। उसी तरीके से जितने टेम्पल्स थे उन्होंने भी तमाम मैन्यूस्क्रिप्ट्स को इकट्ठा करना शुरू किया और ये जितने तमाम मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी उनको फिर लाइब्रेरी आर्काइव्स में रखा गया संभाल के, क्योंकि वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उनको संभालना जरूरी है क्योंकि टाइम के साथ वो खराब हो जाएंगी वरना। अब आर्काइव्स का क्या मतलब होता है? आर्काइव्स का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट या फिर ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखा गया। अब ये जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हिस्टोरियंस को मिलते हैं, इनसे बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती तो है हिस्टोरियंस को, लेकिन इनको यूज करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। और डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, उसका कई रीजंस हैं। तो जैसा सबसे पहला रीजन ये है कि पहले के टाइम में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करता था, तो लोग क्या करते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट से पेपर पे हाथ से कॉपी करते थे और एक ही मैन्यूस्क्रिप्ट से बहुत सारे लोग कॉपी करते थे अलग अलग टाइम में, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं हजारों सालों के दौरान। ठीक, तो होता ये था कि जैसे कि मान लीजिए ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक, इस मैन्यूस्क्रिप्ट को अलग अलग लोगों ने कॉपी किया। ठीक, अब एक चीज है, जब आप किसी चीज को देख के उसे कॉपी करते हो तो जरूर ऐसी कुछ चीजें होंगी जो कि ऐसी राइटिंग में लिखी हैं आपको समझ नहीं आएंगी, या मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं कोई हिस्से खराब हो गए हैं, कुछ हिस्से समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से उसी मैन्यूस्क्रिप्ट को जब अलग अलग लोग कॉपी करेंगे तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा उनकी कॉपीज में। अब इनकी कॉपीज से लोग कॉपी करते थे, ठीक, अब इन लोगों ने जो कॉपी किया है इन लोगों से लोग कॉपी करते थे, तो होता ये था कि एक ही मैन्यूस्क्रिप्ट से बहुत ज्यादा
जाती थी। और जाहिर तौर पे हर कॉपी में ये जो थोड़े थोड़े से फर्क होते हैं, ये थोड़े थोड़े से फर्क बढ़ते चले जाते हैं, ठीक। तो इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं कई बार कि वो जो बाद की जो कॉपीज होती हैं वो एक्चुअल कॉपी से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये जैसे पहला रीजन है। और इसका दूसरा रीजन ये है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं मिले हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कई सारी चीजों के। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिनको बहुत बाद के लोगों ने लिखा था। और इसके अलावा एक और रीजन है कि कई बार जो ऑथर्स हैं वो अपने क्रॉनिकल्स को रिवाइज करते हैं अलग अलग टाइम्स में। अब जैसे कि 14th सेंचुरी के जो क्रॉनिकलर थे जियाउद्दीन बरानी, उन्होंने पहली बार क्रॉनिकल लिखा था 1356 में, और उसके 2 साल बाद फिर से उन्होंने उस चीज का रिवाइज्ड एडिशन निकाला। ये दोनों एडिशंस एक दूसरे से डिफर करते थे, लेकिन हिस्टोरियंस को इस बारे में पता ही नहीं था 1960s तक, जब तक कि उन्हें पहला वाला स्क्राइब नहीं मिला था। अब चलिए बात करते हैं कि इन 1000 सालों में सोशल और पॉलिटिकल लेवल पे क्या क्या फर्क आया। तो ये जो 1000 सालों का जो पीरियड था, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हुए। अगर आप सोसाइटी के लेवल पे बात करो तो सबसे पहले तो नई टेक्नोलॉजीज आ गई इन 1000 सालों में, जैसे कि पर्शियन व्हील था। पर्शियन व्हील के अलावा जो स्पिनिंग व्हील था कॉटन बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, वीविंग के लिए, इसके अलावा फायर आर्म्स का भी इन्वेंशन हुआ, ये कॉम्बैट में बहुत ज्यादा यूज हुआ है। इसके अलावा नए नए तरह के फूड्स और बेवरेजेस ये हमारे देश में आए, जैसे कि पोटैटोज हो गए, आलू, जो कॉर्न हो गया जिसको हिंदी मक्का कहते हैं, चीनीज, टी यानी कि चाय, और कॉफी। ये तो कुछ चीजें हैं, ऐसी बहुत ज्यादा, ऐसी बहुत तमाम चीजें हैं जो कि इन 1000 सालों के दौरान हमारे देश में आए और इन्होंने बहुत ज्यादा चेंज किया। अब आप खुद देख लीजिए, चाय के बिना हिंदुस्तान की सुबह नहीं होती है, ठीक, जाहिर तौर पे। और चाय इन्हीं 1000 सालों के दौरान हमारे देश में आई, तो बहुत ज्यादा चेंजेस हुए खाने पीने में भी। इसके अलावा इन 1000 सालों में बहुत सारे नए आइडियाज आए, बहुत सारे थॉट्स आए, बहुत सारी फिलॉसफीज आई। छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, नए आइडियाज का क्या मतलब। 1000 साल पहले उस टाइम की अगर आप बात करें 700 AD, ठीक है, तो 700 AD के आसपास लोगों के जो आइडिया ऑफ लिविंग या थॉट ऑफ जो वे था वो ये था कि एक हमारा राजा है, उस राजा का जो बच्चा होगा वो राजा होगा, और जो राजा कहेगा हम मान लेंगे। लेकिन इन्हीं 1000 सालों में ये भी एक आइडिया आया कि नहीं, राजा वो होगा जिसको हम चुनेंगे, हम वोट देंगे, और हम वोट देने के बाद जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे वो राज करेगा, ठीक। ऐसे नहीं चलेगा कि एक राजा है, उसका जो बच्चा है वो राजा बनेगा, आपस में लड़ेगा, ये नहीं चलेगा। तो ये जो आइडिया थे जिन्होंने पूरा समाज बदला, पूरा देश बदला, पूरी दुनिया का देखने का नजरिया बदला, काम करने का नजरिया बदला, ऐसे बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे थॉट्स और ऐसी बहुत सारी फिलॉसफीज इन 1000 सालों के दौरान आए, डेवलप हुए और उन्होंने दुनिया बदल दी। अब ये जो तमाम सब चीजें हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, डिस्कवरी